अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग हाउ टू राइट लुईस स्ट्रक्चर, और उसमें हमने आपको ये बताया था कि कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं और उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस जो भी आपको एग्जांपल गिवन है, जिस चीज़ का भी आपने स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन असाइन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। आज भी हम लुईस स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे, लेकिन उसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है वो अभी जो नीचे एग्जांपल दे रहे हैं, हम उसमें हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। रेजोनेंस का मतलब ये है, जैसे अगर आपके जहन में हो बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं और वो तीनों डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट स्विच करते रहते हैं मुसलसल, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ओके दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के। अच्छा, इसमें हम काम वही करेंगे जो हमने लुईस स्ट्रक्चर के साथ किया था, कि बिल्कुल वैसे ही लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे 3 स्टेप्स में, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था। एग्जांपल ले रहे हैं हम ओजोन की। तो सबसे पहला काम हमने यही किया था, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ऑफ कोर्स हमें ये देखना पड़ता है कि ये किस ग्रुप का है, और तो ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है, तो यकीनन इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 ही होंगे, और 3 ऑक्सीजन है इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 18, और 3 ऑक्सीजन को मैंने इस तरीके से जोड़ दिया, जो मेरा सेकंड था वो मैंने ऐसे करके जोड़ दिया है कि स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। अच्छा, अब क्या करना है, इन 16 इलेक्ट्रॉन को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब जब 16 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वही वाला तरीका है कि पहले बॉन्ड को देंगे, फिर साइड एटम को देंगे, बच जाएगा तो मिडिल एटम को देंगे। ठीक है ना, तो ये हमने किया। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, दो बाकी बच गए तो वो मैंने सेंट्रल एटम को दे दी 18। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो साइड वाला ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 6 इसके पास हैं और 2 बॉन्ड के हैं। लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसके अपने और 4 इसके पास 2 बॉन्ड से आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसे एक डबल बॉन्ड चाहिए। ठीक है ना, अब इसे एक डबल बॉन्ड चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करें कि सही है, एक ऑक्सीजन जो है वो इसको डबल बॉन्ड बनाने में इसका यूज हो जाए। अब हुआ ये कि कौन सा वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन या ये वाला ऑक्सीजन, तो कहेंगे ओके एक ही बात है, लेकिन ये एक बात है नहीं, क्योंकि जिस जितनी कैपेबिलिटी इस ऑक्सीजन में है कि वो ये इस ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बना सके, उतनी ही कैपेबिलिटी इस ऑक्सीजन में है। तो होगा क्या, होगा ये कि कभी तो ऐसा होगा कि ये वाला ऑक्सीजन अपना पेयर देगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इसके पास 2 पेयर रह जाएंगे 3 में से, इसने एक जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया। अब देखें तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका भी 1 2 और 6 इसके बॉन्ड से आ रहे हैं, 3 बॉन्ड में से हर एक में 2 2 आएंगे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन फिर वही वाली बात कि फिर इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ये ऑक्सीजन भी बना सकता है, यस बिल्कुल बना सकता है, ये ऑक्सीजन भी बना सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली होगा क्या कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि ओके ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर अगर हम देखें बॉन्ड लेंथ की तरफ हम देखें, जाहिर सी बात है हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी। हम यहाँ लिख भी लेते हैं ताकि हमें याद भी रहे कि अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.49 एंगस्ट्रम। ठीक है, अच्छा, और अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है
तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.208। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होता तो हमारे पास ये बॉन्ड लेंथ आती 1.49, और अगर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होता तो हमारे पास दोनों बॉन्ड लेंथ आती, ये वाली भी और ये वाली भी, है ना। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो इसके अंदर बॉन्ड लेंथ आ रही थी वो आ रही थी 1.278, यानी जो इसकी बॉन्ड लेंथ है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वो है 1.278। अब अगर हम ये कहें 1.278, ये क्या बात हुई ना, ये तो ना तो सिंगल बॉन्ड की है ना डबल बॉन्ड की है, लेकिन अगर आप देखें तो ये इन दोनों के बीच में कहीं है। पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है ना। डबल बॉन्ड का मतलब है अट्रैक्शन ज्यादा है, वो ज्यादा क्लोज है, बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। लेकिन जो ये वाला बॉन्ड है जिसमें एक सिंगल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ ना सिंगल बॉन्ड जितनी ज्यादा है ना डबल बॉन्ड जितनी कम है, वो कहीं इन बिटवीन है। तो ये समझा गया, इस बात की सपोर्ट मिली कि ये जो डबल बॉन्ड है एक्चुअली ये एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये रेजोनेट करता रहता है। रेजोनेट करने का मतलब ये है कि एक ही वक्त में वो यहाँ भी होगा और फिर फौरन ही विदिन अ मिली सेकेंड और उससे भी कम टाइम में वो यहाँ भी होगा। तो एक ही वक्त में हम ये कहेंगे दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वक्त जिस वक्त जब हम कहते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, हम कहते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। डबल बॉन्ड के लिए हम कहते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। यहाँ पर हम कहेंगे इन केस ऑफ ओजोन कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है, इन बिटवीन है, दैट इज 1.5। डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके पास भी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके पास भी है, दोनों में ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसीलिए जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो भी इन दोनों के दरमियान ही एग्जिस्ट करती है। तो जब दो तरह के स्ट्रक्चर एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड इधर भी हो और रेजोनेट भी कर रहा हो, तो उस वक्त हम कहते हैं इट इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एक और एग्जांपल लेते हैं और वो है कार्बोनेट CO3 2 माइनस। अच्छा, हमने आइंस के भी लुईस स्ट्रक्चर आपको लिखना सिखाए थे कि उसमें आपको बताया था कि अगर उसके ऊपर नेगेटिव साइन होगा तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और अगर पॉजिटिव होगा तो हम इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस साइन है, तो हमने जो है वो यही काम किया कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स निकाले, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स निकाले, सम अप किया और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ ऐड कर दिए, ठीक है ना। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो 24 इलेक्ट्रॉन है। और जब 24 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनी, 1 2 3 4 5 6 और 18 ये वाले हो गए, ठीक है ना। 6 6 हर एक के पास है, ठीक है। तो 18 और 6 जो है वो कितने हो गए, 24। अच्छा, अब ऑक्टेट देखते हैं किसका कंप्लीट है और किसका कंप्लीट नहीं है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वही वाली सिचुएशन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसको सिर्फ एक डबल बॉन्ड चाहिए ताकि इसका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब अगर इसको इस कार्बन को एक डबल बॉन्ड चाहिए तो फिर वही वाली बात है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये सारे एक जैसे हैं तो इनकी कैपेबिलिटी सेम है। तो ऑक्सीजन जो है वो इसके ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने कौन सा बनाया कि ये वाला ऑक्सीजन अपना पेयर दे रहा है, ठीक है, इसने अपना पेयर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। तो इस बात को नोट कीजिए आप कि यहाँ तीनों के पास, ये इस वाले के पास भी अपने 3 पेयर हैं, इसके पास भी अपने 3 पेयर हैं, ये जिसने डबल बॉन्ड बनाया इसके पास 2 पेयर रह गए। अब आप देखें सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन दोनों के तो वैसे ही कंप्लीट थे। अब कार्बन का भी कंप्लीट हो गया क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए हैं, तो 4 2 8, कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन भी दे सकता है। अब जब ये वाले ऑक्सीजन ने दिया तो इसके 3 पेयर के बजाय अब इसके पास 2 पेयर रह गए, ठीक है ना। 2 ये 3 4 5 6 सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे हैं, 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। इन दो के ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट थे, कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए हैं। इसी तरीके से जो तीसरा वाला ऑक्सीजन है ये भी दे सकता है। अब इस
इसका एक पेयर हमने जो है वो यूज कर लिया डबल बॉन्ड बनाने में, तो इस तरीके से इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये 2 एग्जांपल देख ली कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होते हैं कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है CH2 की, कार्बन डाइसल्फाइड। और कार्बन डाइसल्फाइड में जो टोटल इलेक्ट्रॉन हमने निकाले वो थे 16। ठीक है ना, पहला जो हमारा स्टेप होता है वो यही होता है कि हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि हम रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसको हम सेंट्रल एटम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मसला ये है कि कार्बन और सल्फर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू सेम है। ठीक है, अच्छा अब अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तकरीबन 2.5 है दोनों की, कार्बन की भी और सल्फर की भी, तो अब हम चूज करेंगे कि एक्चुअली हमें कार्बन को बीच में रखना है या सल्फर को बीच में रखना है। यानी कि अब हमारे पास चॉइस है, मतलब हमारा जो सेकेंड स्टेप था वो ये था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें आपने जिसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी उसको आपने सेंट्रल एटम बनाना है। अब जब दोनों की सेम है तो मैं ये भी बना सकती हूँ कि सेंट्रल एटम सल्फर है और एक सल्फर लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, और दूसरा मैं ये भी बना सकती हूँ कि एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है और एक सल्फर यहाँ लगा हुआ है। फिर वही वाली बात कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक बॉन्ड चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि इस कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए यहाँ से और एक डबल बॉन्ड बना लिया, इस सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन्स दिए और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी यही सूरत हाल होगी क्योंकि इसका और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का नहीं है। तो कार्बन क्या करे, एक बॉन्ड इधर से बन जाएगा, एक बॉन्ड इधर से बन जाएगा। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गौर किया कीजिएगा, ये देखें ये 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब यहाँ 2 पेयर्स रह गए। ठीक है ना, यहाँ पर भी पहले 3 पेयर्स थे, जाहिर सी बात है इसने अपना एक पेयर जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया। सेम स्ट्रैटेजी हमने यहाँ अपनाई और ये स्ट्रक्चर बना दिया। दिखने में तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट सूटेबल है। अब यहाँ पर आकर जब हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की और ये सारी बातें, अभी तक हम ठीक चल रहे थे, अब यहाँ पर आगे प्रॉब्लम में आ गए। अब हमें नहीं पता कि सेंट्रल एटम कौन सा होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए कि कार्बन होना चाहिए, और सिर्फ लुईस स्ट्रक्चर से और वो जो 3 हमारी स्टेप्स थे उनसे काम नहीं चल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ और भी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए। तो वो क्या है, वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज ये है कि मैं एक्चुअली ये मालूम करूं कि हर एटम के ऊपर, हर जो भी मेरे पास स्ट्रक्चर है उसमें हर एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है। अच्छा फॉर्मल चार्ज है क्या? फॉर्मल चार्ज ये है कि एक्चुअली किसी एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हमने स्ट्रक्चर में उसे कितने असाइन किए हैं। ठीक है, हमने उसे असाइन कितने किए हुए हैं ये हम कहेंगे कि ओके ये उसका जो है वो फॉर्मल चार्ज है, हम दोनों को माइनस करेंगे। अच्छा अब इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस, माइनस करने के बाद ये एक दो चीजें हैं जिनका सम हमें करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मिलाकर मैंने एक टर्म यूज की है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन, यानी स्ट्रक्चर में मैंने उसे कितने असाइन किए। यानी यूं कह लीजिए कि फॉर्मल चार्ज डिफरेंस है कि एक्चुअली उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे और मैंने जब स्ट्रक्चर बनाया है तो मैंने उस स्ट्रक्चर में उस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन असाइन किए। ठीक है, अच्छा असाइन का मतलब क्या है यहाँ पर? असाइन का मतलब यहाँ पर है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे एक सल्फर है, मुझे पता है सल्फर जो है वो 6 ग्रुप का है। ठीक है ना, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब मैंने इसे असाइन कितने किए हैं वो कैसे पता लगेंगे? हम दोनों तरीकों से देखेंगे। ठीक है,
मैं कहूंगी कि जो असाइन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये हैं कि इस सल्फर के अपने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं कहूंगी 1 2 3 4, और इस बॉन्ड के जो पहले जब ऑक्टेट हम देखते हैं ना, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सल्फर के भी हैं, इस सल्फर के भी हैं। लेकिन मैं अभी ये नहीं देख रही, शेयरिंग नहीं देख रही, मैं कह रही हूँ मैंने इसको कितने दिए, ठीक है। तो मैंने बस इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इसके इस वाले के बॉन्ड में, ये 2 इसके हैं, ठीक है। तो अब मैंने जो इसको असाइन किए हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसको मैंने असाइन कितने किए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। बिल्कुल यही वाली बात भी है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, 1 2, प्लस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए 4। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने 2, 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन कितने हैं 6। तो फॉर्मल चार्ज कितना हुआ 6 माइनस 6 0, यानी मैं हर हर एटम का फॉर्मल चार्ज मालूम करूंगी कि एक्चुअली मैंने उसको कितने इलेक्ट्रॉन असाइन किए हैं और होने हैं उसके पास कितने, और मैंने उसको स्ट्रक्चर में कितने असाइन किए, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये भी सल्फर है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे, ठीक। लेकिन मैंने इसको असाइन कितने किए हैं, अगर आप ये वाले फॉर्मूले से देखें नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो इसके पास बस 4 बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने इसको कितने इलेक्ट्रॉन असाइन किए, 4 इलेक्ट्रॉन असाइन किए। और अगर मैं ऐसे ही देखना चाहूँ इलेक्ट्रॉन मैंने कितने असाइन किए, तो मैं इधर से देख सकती हूँ 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको असाइन किए हैं, क्योंकि बॉन्ड के लिए मैं ये कह रही हूँ कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आधे इस पार्टनर के हैं, आधे इस पार्टनर के, ठीक है ना। तो इन 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसके हैं, इस तरीके से इस बॉन्ड में भी 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसके हैं, तो 2 इधर से आएंगे 2 इधर से आएंगे, तो कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको असाइन किए हैं। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी ले सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं इसके पास 1 2 3 4, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इसे असाइन किए हैं। तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, +2, ठीक है। अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन 4th ग्रुप का है, कार्बन 4 ग्रुप का है, इसका मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 4। और मैंने असाइन कितने किए हुए हैं इसे जरा देखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 1 2, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, यानी 4 एंड 2 6 असाइन किए हुए हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मैंने असाइन किए हैं 6, तो इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज हुआ वो हुआ -2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इस स्ट्रक्चर में जो कि मैंने बनाया था, क्यों बनाया था, वो इस वजह से बनाया था कि हमने कहा ये जो CH2 है इसमें कार्बन और सल्फर दोनों की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है तकरीबन सेम है, तो इसलिए हम इन दोनों को रखकर ट्राई करेंगे कि कौन होगा सेंट्रल एटम। तो एक स्ट्रक्चर ये बना, एक स्ट्रक्चर ये बना, अब मुझे ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो पहले मैंने ये वाले स्ट्रक्चर को देखा, और हमने जो तरीका निकाला वो ये कि हर हर एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज हम मालूम करें, और फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बता दिया है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में हमें ये पता लगा कि इसके ऊपर 0 है, इस पे +2 है, और इस पे -2 फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। अब हम इसी का जो दूसरा हमने बनाया था उसके ऊपर देखते हैं कितना फॉर्मल चार्ज है। फार्मूला वही है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हमने इसको असाइन किए हैं। हमें पता है सल्फर 6 ग्रुप का है, हमें पता है कार्बन 4th ग्रुप का है, हमें पता है सल्फर 6 ग्रुप का है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन कितने, इसको मैंने कितने असाइन किए हुए हैं, 2 बॉन्ड है 1 2 3 4, 4 एंड 2 6, असाइन कितने किए मैंने इसको 6, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना है 0। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 है, और मैंने कितने असाइन किए हैं इसे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसके ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई एक भी नहीं है, तो 1 2 3 4, मैंने इसको असाइन भी 4 किए हुए हैं, तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 0। इसी तरीके से यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, और बॉन्ड कितने हैं 2, तो ये इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, असाइन कितने किए मैंने इसे 6, इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 0। इसका मतलब हो गया इट्स द मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर कि जिसमें हर एक के ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज आ रहा है,
ठीक है ना। तो इट्स द बेस्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, ओवरऑल भी ऑफ कोर्स जीरो ही है, CH2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और हर एक के ऊपर भी अगर जीरो जीरो आ रहा है तो ये एक बेहतरीन चीज़ है कि फॉर्मल चार्ज अगर हर एक पे जीरो आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ओके इट वुड बी ए मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर देन दिस वन। किस वाले में, जिसमें हमने इसकी बात की थी कि सल्फर मिड में है और यहाँ पर कार्बन मिड में है। फर्क क्या है कि जब सल्फर को मिड में रखा तो फॉर्मल चार्ज ये आ रहा है और जब कार्बन को मिड में रखा तो फॉर्मल चार्ज सबके ऊपर जीरो है। तो हमने कहा कि ये जो है वो मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमने जो दो एग्जांपल ली थी ओजोन की और कार्बोनेट की, हम ना उसमें भी देखते हैं कि जरा फॉर्मल चार्ज हम वहां पर भी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर हमने अभी आपको दिखाए थे ना ओजोन के, ये ये भी है और ये भी है। इन दोनों में हम अलग अलग फॉर्मल चार्ज जो है वो आपको कैलकुलेट करना बताते हैं। ओके, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, एक में डबल बॉन्ड यहाँ है, एक में डबल बॉन्ड यहाँ है। ठीक है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है तो सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। मैंने इसे कितना साइन किया हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, दो बॉन्ड है इसके पास और 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 and 2 6। तो मैंने इसको 6 इलेक्ट्रॉन असाइन किए हुए हैं तो इसका जो फॉर्मल चार्ज हुआ वो हुआ 0। यहाँ मैंने इसे कितने असाइन किए हुए हैं, दो बॉन्ड है इसके पास, सॉरी 3 बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक और दो, 3 बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने इसे असाइन किए हुए हैं। तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज आया वो कितना आया, +1। और इसे मैंने कितने असाइन किए हुए हैं, एक बॉन्ड है और 6 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, तो ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, -1। यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर +1 है, इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 है। ओवरऑल न्यूट्रल है, +1 -1 न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना, तो ओवरऑल न्यूट्रल है। लेकिन इसमें यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि कोई स्टेबल मॉलिक्यूल अगर है तो उस पर फॉर्मल चार्ज हमेशा ही जो है वो हमें 0 0 0 ही मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी। अच्छा, किसी ने मुझसे ये कहा कि अगर हम भी जो है इस वाले भी बॉन्ड को लेकर आ जाएं और इधर बॉन्ड बना लें तो सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्मल चार्ज भी सबके ऊपर 0 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। लेकिन उस ऑक्सीजन की कैपेसिटी भी तो हो 4 बॉन्ड बनाने की। ठीक है ना, ऑक्सीजन तो सिर्फ डबल बॉन्ड बनाता है, बहुत हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है जैसे कार्बोनिल के केस में बनाता है। और यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन है ये तो 4 बॉन्ड बनाएगा इसका मतलब ना। तो ये तो बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सी बात है। तो हम यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में उस ऑक्सीजन को मुश्किल में नहीं डाल सकते। तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर यही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इसका फॉर्मल चार्ज जो है वो 0 0 नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन का ये वाला केस है उसमें अगर हम यहाँ कहें तो हमने हमने इसको यहाँ 7 असाइन किए हैं, यहाँ तो 5 ही असाइन किए हुए हैं और ये 6 की असाइनमेंट है। ठीक है ना, तो जो फॉर्मल चार्ज बनेगा यहाँ पर कितना है, -1, ये +1 और ये 0। ठीक है, तो ओवरऑल न्यूट्रल ये है, -1 +1 0 हो गया, ओवरऑल न्यूट्रल ये। लेकिन सबके ऊपर 0 नहीं है और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टेबल मॉलिक्यूल हो तो हर एटम के ऊपर 0 ही फॉर्मल चार्ज हो। लेकिन क्योंकि हम दो वहाँ पर उस केस में दो स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन कर रहे थे तो उन दो स्ट्रक्चर्स में हमें जो लगा वो ये लगा कि इसके मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें फॉर्मल चार्ज 0 है। इसका मतलब ये है कि जितनी हर एक की कैपेसिटी है मैंने उसको उतने ही इलेक्ट्रॉन असाइन किए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बेस्ट स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, तो हमने आपको ये बताया कि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि सूटेबल स्ट्रक्चर कौन सा है और अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर हो तो हम कैसे उसका फॉर्मल चार्ज मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल अभी हमने और डिस्कस की थी कार्बोनेट की, उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर हम अलग-अलग फॉर्मल चार्ज जो है वो ज़रा कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इधर देखें तो अब हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें आ गया है कैलकुलेट करना। तो हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 और मैंने इसको असाइन कितने किए हुए हैं, 7।
है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड भी है, 7 असाइन किए हुए हैं। इसका मतलब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होना चाहिए, -1। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन 4 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और यानी मैंने असाइन इसको 4 किए हुए और कार्बन में होता भी 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो है 0। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होगा उसे भी 0 होना चाहिए। क्यों, इसलिए कि ऑक्सीजन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, और मैंने असाइन भी 6 किए हैं। कैसे, 2 बॉन्ड्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो जो मेरा फॉर्मूला है वो उसमें फॉर्मल चार्ज क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 एंड 2 6, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, 0। यहाँ पर मैंने इसको 7 असाइन किए हुए हैं, एक बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 7 असाइन किए हुए हैं, 6 होते हैं इसके पास, तो इसके पास भी कितना हो गया चार्ज, -1। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज -1, ये -2 आ रहा है। ठीक है ना, तो कार्बोनेट के ऊपर जो -2 है वो किस वजह से आ रहा है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज भी -1 है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज -1 है, तो जो कार्बोनेट के ऊपर -2 है वो इस वजह से है। अब देखें, ओजोन जो था वो न्यूट्रल था, ठीक है ना, ओवरऑल न्यूट्रल था, तो ये +1 -1 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 के ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ -1 -1 होकर ये -2 हो गया है। इसी तरीके से हम जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अगर इस पे निकालें तो इसको 0 होना चाहिए, क्योंकि 6 और 6, इसको मैंने असाइन भी 6 किए हुए, होते भी इसके पास 6 हैं, 0। कार्बन के पास 4 होते हैं, मैंने यहाँ इसको असाइन भी 4 किए हुए हैं, दैट इज 0। 6 होते हैं, 7 असाइन किए हुए मैंने इसे, है ना, 6 ये और 1 ये, तो इसके पास होगा -1। और यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 मैंने असाइन किए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर भी -1, तो यहाँ पर भी ओवरऑल चार्ज -2 है। यहाँ पर भी यही होगा कि इसके ऊपर -1 चार्ज होगा, इसके ऊपर 0 होगा, इस पर भी -1 चार्ज होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको 7 असाइन किए हुए होते इसके पास 6 हैं, और इसके ऊपर 0 चार्ज होगा क्योंकि इसके पास 6 असाइन किए हुए और 6 ही होते हैं। तो इनमें हर एक के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन है, ओवरऑल चार्ज -2 ही आ रहा है, 2 के ऊपर -1 चार्ज है और ओवरऑल चार्ज -2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल हो तो आप उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही था कि हमने आज आपको डिस्कस करना था आपके साथ कि लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को किस तरीके से समझ सकते हैं और उन फॉर्मल चार्ज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको बनाना सिखाया कि कब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जब सबकी कैपेबिलिटी सेम होती है। तो हर एक, जैसे इस केस में भी अगर हम देखें तो हर ऑक्सीजन के पास कैपेबिलिटी है, तो कभी ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा, ये भी बना सकता है, ये बना सकता है, यानी एक साथ ये तीनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर हमने फॉर्मल चार्ज की आपको कॉन्सेप्ट दिया कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअली वहाँ पर यूज़ होता है जब हमें किसी 2 स्ट्रक्चर्स में चूज़ करना हो कि बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। इसके अलावा भी अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है कि हम क्या करते हैं कि टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आपने उस स्ट्रक्चर में उसको असाइन किए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी सी चीज़ है कि अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल आप खुद से भी कुछ मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, सल्फेट ले सकते हैं SO4 2-। ठीक है, इसके अलावा आप अमोनियम आयन की एग्जांपल ले सकते हैं और आप खुद से उस पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि उसमें एनायनिक ही फॉर्मल चार्ज आ रहा होगा और उसमें जो सल्फेट होगा उसमें -2, जिस तरह हमने कार्बोनेट में देखा फॉर्मल चार्ज आ रहा होगा। इसके अलावा भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा लेक्चर था वो इन 2 चीज़ों पे बेस करता है। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे इसी लुईस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें हम ये बात करेंगे कि एक्चुअली हर चीज़ में मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन इस सेंस में कि हर थ्योरी कंप्लीट नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं। ठीक है, फिर उसको ओवरकम करने के लिए कोई दूसरी थ्योरी आती है, फिर उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज होते हैं, फिर उसको ओवरकम करने के लिए कोई दूसरी थ्योरी आती है। हम जिस चैप्टर के अंदर अभी बात कर रहे हैं वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में अभी हमने आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखना सिखाया है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि जो हम ऑक्टेट रूल की बात करते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए।
ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी आपसे, और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं भी होता या ऑक्टेट से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल।